Hello dear student, this is Sudesh Sahu from Life Science Tutorial and today we are discussing about the cell unit of life जो कि हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले हमने 2 लेक्चर आपको प्रोवाइड किया है यूट्यूब चैनल पे। लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको डिटेल बताया था कि जो आपके EMRS और केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय के जो एग्जाम्स होते हैं और सीजी गवर्नमेंट में जो बायोलॉजी के लिए पीजीटी एग्जाम होता है उनमें बायोलॉजी का किस तरह से वेटेज है और उसको आपको कैसे टैकल करना है। सेकेंड वीडियो लेक्चर में हमने सेल यूनिट ऑफ लाइफ इस चैप्टर से सेकेंड वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड किया था और ये है हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में हम सेल बायोलॉजी को कंटिन्यू करेंगे और कौन कौन से चैप्टर है जिसको हम यहाँ पे कवर करेंगे तो ये देख लेते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम आज डिटेल स्टडी करेंगे द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल। और एनिमल सेल का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन। तो डिटेल स्टडी करेंगे इस वीडियो लेक्चर में सेल मेम्ब्रेन के बारे में। यहां से 2 से 3 क्वेश्चन तो बनते ही हैं आपके लेक्चर सीक एग्जाम में या फिर नीट एग्जाम में। ओके, सो सेकेंड पॉइंट रहेगा हमारा सेल वॉल, जो कि प्लांट सेल और कुछ स्पेसिफिक एल्गी में प्रेजेंट होता है। तो सेल वॉल के बारे में भी देख लेंगे। इट इज द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट सेल। ओके, देन द थर्ड वन इज द सेल ऑर्गेनेल, ऐसा कंपार्टमेंट जो कि क्या होता है? मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, ठीक है। ऐसा कंपार्टमेंट जो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है उनको हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल। और इस वीडियो लेक्चर सीरीज नंबर 3 में हम जो स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेल कवर करेंगे उनमें से एक है आपका एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। यहीं से क्वेश्चन आता है कि जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है उनमें कौन कौन से ऑर्गेनेल को इंक्लूड किया गया है। तो 4 ऑर्गेनेल है जो कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ओके, सो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल्स को हमने इसमें इंक्लूड किया है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम टोटल 1 2 3 4 ऑर्गेनेल को डिटेल स्टडी करेंगे और साथ में इसी वीडियो लेक्चर में हम माइटोकॉन्ड्रिया को कवर करेंगे। वीडियो लेक्चर नंबर 4 में जो स्पेसिफिक ऑर्गेनेल है लाइक क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम और राइबोसोम्स, है ना, तो ये सभी ऑर्गेनेल को उस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, आपका जो टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारा इस वीडियो लेक्चर सीरीज का मेन टारगेट है कि जो भी कैंडिडेट पीजीटी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा होगा उनके लिए हम फोकस करेंगे इस वीडियो लेक्चर को। तो ये बायोलॉजी सब्जेक्ट को फोकस किया जा रहा है। बहुत जल्द हम पीजीटी केमिस्ट्री भी लॉन्च करने वाले हैं इसी वीडियो सीरीज में, जिसको अमित देवांगन सर जी रेगुलेट करेंगे, जो नेट क्वालिफाइड हैं, सेट क्वालिफाइड हैं और गेट क्वालिफाइड टीचर हैं। ऐसे टीचर से आपको केमिस्ट्री लेक्चरर की प्रिपरेशन मिलेगी, बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। बस आपको करना यह है कि लाइफ साइंस ट्यूटोरियल चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है। आप हमें मोटिवेट करो, हम आपको सक्सेस दिलाएंगे, यह हमारी गारंटी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 एंड माय टॉपिक इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और मैंने आपको प्रीवियसली डिस्क्राइब किया था कि जब हम बात करते हैं एनिमल सेल का, हम बात किसकी कर रहे हैं? एनिमल सेल का। एक जो मेन फोकस करेंगे वो क्या है हमारा? प्लांट सेल। तो एनिमल सेल का आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता, 2 आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होंगे। सबसे आउटर मोस्ट होगा तुम्हारा सेल वॉल और उसके अंदर होगा क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल। हमने इसके वीडियो लेक्चर नंबर 2 में आपको डिफरेंस बताया है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है। ओके, सो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। यदि आपको डाउट हो रहा होगा तो प्लीज वीडियो लेक्चर नंबर 2 में जाके इसको क्लियर करेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एनिमल सेल का आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है, सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। और ये जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है इसका नेचर कैसा होता है? तो इसका नेचर भैया सेलेक्टिवली परमिएबल है। सेलेक्टिवली परमिएबल इन द सेंस ये कुछ मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट होने देगा
और कुछ मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट नहीं होने देगा। कैसे? देखो, मान लो ये हमारा सेल वॉल या सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये मॉलिक्यूल है। देखो, एक मॉलिक्यूल ब्लू कलर का ले लेते हैं, ये कौन है? पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। और एक हम ले लेते हैं ब्लैक कलर का मॉलिक्यूल, ये देखो ये कैसा है? नॉन पोलर, ठीक है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक हो गया, एक हो गया पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल वो होगा जिनमें या तो पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज या तो दोनों हो सकता है, और नॉन पोलर में कोई भी चार्ज नहीं होगा, दैट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब हमारा जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये कैसा होता है? लिपिड बाय नेचर होता है। कैसा होगा? लिपिड बाय नेचर, दैट मींस हाइड्रोफोबिक है ये। लिपिड दैट मींस हाइड्रोफोबिक। सो नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी हाइड्रोफोबिक और हमारा लिपिड बाइलेयर भी क्या है? हाइड्रोफोबिक। सो दे इजिली ट्रांसफर फ्रॉम देम। नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए ना तो किसी कैरियर की रिक्वायरमेंट है, ना तो कोई ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। वो बिना किसी कैरियर या बिना किसी मीडिएटर के वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है। बट इन द केस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल विच हैव द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, they not able to cross the plasma membrane। यदि इसको ट्रांसपोर्ट होना है तो ट्रांसपोर्टेशन होने के लिए क्या चाहिए मुझे? स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन जो कि कहलाता है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जो कि कहलाता है कैरियर प्रोटीन, जो इस पोलर मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करके सेल के अंदर साइटोसोल में क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा? इसके अंदर में ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ये पॉइंट्स हमको यहां पे क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा सेलेक्टिवली परमेबल बाय नेचर। याद रखना, सम मॉलिक्यूल्स आर इजिली क्रॉस्ड फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर नॉट एबल टू क्रॉस। ओके, सो ये पॉइंट्स आप यहां पे क्लियर कर लेंगे, बाकी चीजों को हम क्या करेंगे? कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब यहां पे बात ये आती है, थर्ड पॉइंट है कि हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लूइड लाइक डायनेमिक स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि हम जब पढ़ेंगे आगे कौन सा सेंगर एंड निकोलसन मॉडल, तो उसमें मैं बताऊंगा कि हमारा जो लिपिड बाइलेयर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें प्रोटीन जो है वो एम्बेडेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो ये जो मेन पॉइंट्स है मैंने आप पे डिस्कस कर दिया। अब बात आती है कि क्या हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे बायोमॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, तो इसके लिए देखते हैं केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। हमारा जो सेल वॉल है वो कौन कौन से मटेरियल से मिलके बने होते हैं? तो मेन हमारा जो मटेरियल देखो, P दैट मींस प्रोटीन, L लिपिड और C दैट मींस कार्बोहाइड्रेट, PLC इसका ट्रिक है PLC। प्रोटीन और लिपिड जो है वो 50-50% के अराउंड होते हैं, वो कुछ कम कुछ ज्यादा हो सकते हैं। और जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो बहुत ही लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, 0 to 5% या 1 to 5% आप कैटेगराइज कर सकते हैं, ये प्रेजेंट होगा। अब एक आइडियल एग्जांपल लेते हैं, तो हमारा एक आइडियल एग्जांपल मान लो RBCS। तो RBCS में सेम ट्रिक है, PLC कितना होता है? ये 49%, 43% और देखो 49, 42, 43 किए तो ये बच गया तुम्हारा 8%। सो इन द केस ऑफ RBCS प्रोटीन ना 49% प्रेजेंट होगा, लिपिड 43% होगा और कार्बोहाइड्रेट जो है वो 8% है। इसी के ओवरऑल कंपोजिशन में ये प्रेजेंट होता है। तो ये है आपका केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द लिपिड बाइलेयर। ये कैसा लेयर है? तो लिपिड का बाइलेयर होता है। यदि ये लिपिड का बाइलेयर होता है मतलब इसका नेचर कैसा होगा? हाइड्रोफोबिक नेचर का होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। That is the basic introduction of the plasma membrane, which is the outermost structure of the animal cell. ठीक है। अब समय समय में अलग अलग तरह के मॉडल्स आते गए जिन्होंने हमारे सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिटेल या डिफाइन किया। सबसे पहला जो मॉडल है वो है ओवरटोन मॉडल, ठीक है। ये मॉडल आते गए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम डिटेल में स्टडी करते गए और लास्ट में हमारा लास्ट मॉडल है सेंगर एंड निकोलसन मॉडल,
इस मॉडल को हम कहते हैं फ्लूइड एंड मोजाइक मॉडल, और यही मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो चलिए, ये जो मॉडल्स है उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है और इन मॉडल्स के क्या क्या लिमिटेशंस हैं उसको हम कवर करते हैं। ये जो मॉडल्स के जो लिमिटेशंस हैं वो आपके नीट एग्जाम में, आपके पीजीटी एग्जाम में और आपके CSIR नेट एग्जाम में भी इसको क्या करते हैं, कवर कर सकते हैं। सो जो भी कैंडिडेट नीट की प्रिपरेशन कर रहा होगा या लेक्चरशिप की प्रिपरेशन कर रहा होगा या फिर वो CSIR नेट लाइफ साइंस की प्रिपरेशन कर रहा होगा, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले ओवरटोन के बारे में जानते हैं। 2 पॉइंट आपको याद करना है। अकॉर्डिंग टू दी ओवरटोन, ओवरटोन कहता है कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सिंगल लिपिड के लेयर से मिलकर बनता है। क्या बोला ये? मेड अप ऑफ सिंगल, ठीक है, लिपिड का लेयर। ये सिंगल लिपिड के लेयर से मिलकर बनता है और इसमें प्रोटीन नहीं होता, ऐसा कहा किसने? ओवरटोन ने। मतलब हमारा जो लिपिड बाइलेयर है, हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिंगल लिपिड लेयर से बना हुआ है, ओनली मेड अप ऑफ लिपिड। इसका बोलने का मतलब ये है ओनली मेड अप ऑफ लिपिड, ठीक है, ये लिपिड से मिलकर बना हुआ है, ये बात बोल रहा है। दूसरी बात ये नॉट मेड अप ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन से नहीं बना। तो मैंने अभी आपको क्लियर किया था कि यदि पोलर मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कराना है तो आपको क्या चाहिए? प्रोटीन। प्रोटीन होगा तभी वो ट्रांसपोर्ट होगा। तो क्या मैं पोलर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करा सकता हूं इन द केस ऑफ ओवरटोन मॉडल? नॉट पॉसिबल। इसीलिए इसका लिमिटेशन है, ठीक है, इसका लिमिटेशन क्या है? नॉट एबल टू एक्सप्लेन हाउ टू ट्रांसपोर्ट द पोलर मॉलिक्यूल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब ये नहीं बता पाए कि जो पोलर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है, पोलर मॉलिक्यूल का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये इसकी लिमिटेशन है। ठीक है, कौन सा मॉडल की? ओवरटोन मॉडल की। अब ओवरटोन मॉडल के कॉन्सेप्ट को देखा और सेकंड साइंटिस्ट आ गए ग्रोटर एंड ग्रैंडल, ठीक है, या ग्रैंडले भी इनको कहा जाता है। तो इनके अकॉर्डिंग 2 पॉइंट्स बस याद रखना कि ग्रोटर एंड ग्रैंडल ने क्या किया, इन्होंने ना आरबीसीएस, देखो 100 आरबीसीएस को लिया, 100 आरबीसीएस मॉलिक्यूल को इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में लिया और इनका सरफेस एरिया काउंट किया। सरफेस एरिया एक सेल का, मान लो ये एक सेल है, इसके सेल को यहां से कट कर दो, यहां भी पूरा कंप्लीट ले लो, यहां से लेकर के यहां तक के एरिया को हम क्या बोलेंगे? सरफेस एरिया। इन्होंने सरफेस एरिया काउंट किया, मान लो कि 100 ना 1000 निकल कर ज्यादा हो जाएगा, 100 आरबीसीएस का सरफेस एरिया मान लो 100x, 100 आरबीसीएस का सरफेस एरिया है 100x। अब मैंने इसको क्या किया? ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद जब ये एक्सटेंड हो गया तो कैसा दिखेगा? देखो ये और ये ऐसा, क्योंकि लिपिड कैसा होता है? बाइलेयर। अब जब मैंने इसका सरफेस एरिया काउंट किया तो ये सरफेस एरिया बढ़ के कितना हो गया? 200x, डबल। इसी से प्रूफ होता है यस आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द लिपिड बाइलेयर। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम ये जो साइंटिस्ट है, कौन? ग्रोटर एंड ग्रैंडल, इन्होंने ही फर्स्ट टाइम बताया कि हमारा जो आरबीसीएस है या हमारा जो सेल का मेम्ब्रेन जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है। तो ये देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना है? देखो मेड अप ऑफ, ये बना है किससे बना है? तो ये बना है लिपिड के बाइलेयर से मिलके बना है। ये कॉन्सेप्ट है आपके ग्रोटर एंड ग्रैंडल का। ठीक है, इतना ही पॉइंट अब याद रखते हैं, इनफ है, क्योंकि हमको मेन फोकस किस में करना है? सेंगर एंड निकोलसन पे। ठीक है, देखिए ये हमारा थर्ड मॉडल है जो है डेनियली एंड डेप्सन मॉडल। एंड अकॉर्डिंग टू द डेनियली एंड डेप्सन मॉडल द लिपिड बाइलेयर, देखो ये हमारा लिपिड बाइलेयर है, ये तुम्हारा मान लो कि जो हमारा सैंडविच होता है, सैंडविच के अंदर में जो वेजिटेबल्स होते हैं वो हमारा लिपिड बाइलेयर है, और लिपिड बाइलेयर इज द सैंडविच्ड बाय द प्रोटीन लेयर। देखो ये प्रोटीन का जो लेयर है इसको क्या करके रखा है? सैंडविच या फिर प्रेस करके रखा है। ये दोनों कौन है? तो ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, और ये दोनों कौन है? ये जो लिपिड का क्या है? लिपिड का बाइलेयर है। तो
अकॉर्डिंग टू दी डैनियली एंड डॉप्सन मॉडल ये कहते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर का बना हुआ है एंड लिपिड बाइलेयर इज द सैंडविच्ड बाय टू प्रोटीन लेयर। ये कॉन्सेप्ट है हमारे डैनियली एंड डॉप्सन मॉडल का, मगर यहां पे ये जो कॉन्सेप्ट है दैट इज द अनेबल टू एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन। ये जो मॉडल है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, क्योंकि यहां पे जो प्रोटीन्स है वो कंप्लीटली लिपिड बाइलेयर को कंप्रेस करके रखा है, प्रेस करके रखा है, और इसमें आयन का ट्रांसपोर्ट किस तरह से होगा इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो हर एक जो प्रिंसिपल आपको दिख रहा है, हर एक जो मॉडल दिख रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ एक लिमिटेशंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब जो डैनियली और डॉप्सन मॉडल है इनमें एक पूरी सिमिलरिटी है, बस एक डिफरेंस है। क्या? क्योंकि रॉबर्टसन मॉडल के अकॉर्डिंग भी सेम कहता है स्टेटमेंट। क्या कहता है ये कि लिपिड बाइलेयर इज सैंडविच्ड बाय द प्रोटीन लेयर, प्रोटीन लेयर से सैंडविच होता है। और इसी ने ही फर्स्ट टाइम क्या किया, इसका थिकनेस बताया। हमारे लिपिड बाइलेयर के थिकनेस को इन्होंने बताया। इनके अकॉर्डिंग क्या, देखो ये हमारा लिपिड बाइलेयर, देखो ये हमारा लिपिड बाइलेयर, और इसके ऊपर और नीचे क्या है, प्रोटीन जो है वो सैंडविच्ड है, ऐसा स्ट्रक्चर बता रहे हैं। और इन्होंने क्या किया, इसके टोटल थिकनेस को बताया। टोटल थिकनेस होता है यहां से लेकर के यहां तक 75 एंगस्ट्रॉम। ये टोटल थिकनेस कितना है, 75 एंगस्ट्रॉम। कैसे? प्रोटीन लेयर का 20 एंगस्ट्रॉम, ये प्रोटीन लेयर का 20 एंगस्ट्रॉम, टोटल कितना हो गया 40। और बचा हुआ लिपिड बाइलेयर ये कितना 35 एंगस्ट्रॉम। तो 40 प्लस 35 टोटल हो गया आपका 75 एंगस्ट्रॉम। तो फर्स्ट टाइम the thickness of protein defined by the Robertson model, which is the 75 angstrom, that is the most important point for the exam purpose. Okay, so ये point आप वहां पे अपने notes पे mention करेंगे। और डेनियली डेंसन और रॉबर्टसन मॉडल दोनों का स्टेटमेंट सेम है। ये देखो ये प्रोटीन का दो लेयर है और वो सैंडविच कर दिया है किसको, लिपिड के लेयर को। वैसे यहां पे भी सैंडविचिंग यहां पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ग्रोटर एंड ग्रॉन्डल, डैनियली एंड डॉप्सन एंड रॉबर्टसन मॉडल। अब जो लास्ट हमारा मेन पॉइंट है वो क्या है, सेंगर एंड निकोलसन मॉडल। एंड सेंगर एंड निकोलसन मॉडल इज ऑल्सो नोन एज द फ्लूइड एंड मोज़ाइक मॉडल। फ्लूइड एंड मोज़ाइक मॉडल। जो भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है, फ्लूइड मतलब तो आप जानते हैं तरल होता है, ठीक है। ये क्या होता है, तरल पदार्थ, लिक्विड मटेरियल होगा। और मोज़ाइक एक पैटर्न का नाम है जिसका मतलब होता है बिखरा हुआ, ठीक है। इसका मतलब होता है बिखरा हुआ। तो जैसे आप तालाब में जाते हैं, पाउंड में जाते हैं, तो तालाब में यदि आप थर्माकोल के टुकड़ों को फेंक देते हैं तो हमारा जो तालाब का जो पानी है, वाटर है, वो हमारा लिपिड बाइलेयर, और उसके ऊपर में जो थर्माकोल तैरते रहता है ना किसी भी जगह पे, वो क्या कहलाएगा, मोज़ाइक पैटर्न। सो लिपिड बाइलेयर जो है वो एक्ट एज अ फ्लूइड। एंड यहां पे जो टर्म्स है मोज़ाइक, मोज़ाइक मतलब ये कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो कहीं भी स्कैटर्ड फॉर्म में यहां पे एम्बेडेड प्रेजेंट होंगे। सो दैट मॉडल इज नोन एज द फ्लूइड एंड मोज़ाइक मॉडल। और ये देखो ये हमारा सेंगर एंड निकोलसन का फ्लूइड एंड मोज़ाइक मॉडल है। ये हमारा ब्लू कलर का लिपिड का बाइलेयर, और इसमें दो तरह के स्पेसिफिक प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। एक देखो जो सरफेस से अटैच होगा वो कहलाता है पेरीफेरल प्रोटीन। ये क्या कहलाता है, पेरीफेरल प्रोटीन। और जो कंप्लीटली लिपिड बाइलेयर में एम्बेडेड होता है, धंसा हुआ होता है, वो कहलाता है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, या फिर इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड प्रोटीन। सो मोस्ट ऑफ द चांसेस जो आपका ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है वो पोलर मॉलिक्यूल के लिए ट्रांसपोर्टेशन करता है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन आर सिंगल पास, मल्टी पास और दी सिम्पोटर, एंटीपोटर, अलग अलग क्लास में हमने इसको क्या किया है, डिफाइन करके रखा हुआ है। मैं आपको डायग्राम के थ्रू इसको मेंशन कराऊंगा। तो ये हमारा फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है, ठीक है।
अब इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में देखो आपको दिख रहा होगा लिपिड का बाइलेयर, आपको प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, बट हमने पढ़ा था कि इस मॉडल में कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जो दिख रहा है आपको, इसके साइटोस्केलेटन में प्रेजेंट होता है, जिसका काम है सिग्नल को रिसीव करना। ठीक है, ये ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में यहां पे प्रेजेंट होगा और ये क्या करता है, सिग्नल को रिसीव करता है। ठीक, तो देखो तीनों चीज हो गई, ये प्रोटीन ब्लैक कलर में मिल गया, ये लिपिड बाइलेयर आपको मिल गए, और ये सिग्नल मॉलिक्यूल के रूप में कौन मिल गया हमको, ग्लाइकोकैलिक्स, जो कि इसका साइटोस्केलेटन पोर्शन को मेंटेन करता है, और हमको यार तीनों मॉलिक्यूल मिल करके लिपिड बाइलेयर को मेंटेन करते हैं, है ना। तो ये है हमारा सेंगर एंड निकोलसन मॉडल। यहां पे मैं बताऊंगा कि ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है वो कैसे किस अलग अलग तरह के होंगे और उसको हमने कैसे डिफाइन किया है। बट यहां पे जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है उसमें देख लो, एक मिनट और। एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो किससे बना होता है। तो लिपिड, दो मेन लिपिड है जिससे मिलकर बना होगा, एक तो है फास्फोलिपिड, एक हो जाएगा तुम्हारा फास्फो, ये हो जाएगा तुम्हारा लिपिड, और एक हो जाएगा तुम्हारा ग्लाइकोलिपिड। सो लिपिड बाइलेयर इज मेनली मेड अप ऑफ टू लिपिड, वन इज द फास्फो एंड सेकेंड इज द ग्लाइकोलिपिड मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। अब देखो ये जो पॉइंट है, इसमें मैंने बोला आपको ट्रांसपोर्टर, तो ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल कैसा होता है, देखो यूनिपोर्टर, को ट्रांसपोर्टर, एंटीपोर्टर, ये सब क्या होते हैं मैं आपके एक डायग्राम के थ्रू मेंशन करा देता हूं, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए ओके। सो इसी मॉडल में ये जो हमारा ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है उसको यहां पे मेंशन कर देता हूं आपको। देखो यहां पे देखो 3 ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल आपको दिखाई देंगे, मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं। टीएमपी प्रोटीन है, इसका नेचर है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, कंप्लीटली एम्बेडेड होता है, और ये जो प्रोटीन है वो कैसा है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। ठीक है, ये कैसा है, ट्रांसपोर्ट करने वाला प्रोटीन मॉलिक्यूल है, चाहे तो आप इसको कैरियर प्रोटीन बोल सकते हो या तो फिर चैनल प्रोटीन। अब यहां पे देखो ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये जो मॉलिक्यूल है इसमें यदि ये मान लो ये एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है ए, और ये है हमारा प्रोटीन। ठीक है, सो ये जो ए हमारा जो मॉलिक्यूल है वो सिंगल साइट में इस प्रोटीन से के थ्रू हमारे साइटोसोल में या नॉन साइटोसोल में ये आ रहा है। तो यदि वो ए मॉलिक्यूल का सिंगल डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है वो कहलाता है यूनिपोर्टर। ये क्या है, तो ये है आपका यूनिपोर्टर प्रोटीन। ठीक है, यूनि ट्रांसपोर्टर बोल सकते हैं या यूनिपोर्टर प्रोटीन बोल सकते हैं। अब मान लो कि ऐसे ट्रांसपोर्टर प्रोटीन जो एक ही समय में दो मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करते हैं वो कहलाते हैं को ट्रांसपोर्टर। ठीक है, मतलब ये कि ये और ये जो है कैसे हैं, को ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल है। अब यहां पे दो सिनेरियो बनता है, यदि ये सेम डायरेक्शन में मूवमेंट करे, दो मॉलिक्यूल का ऐसा ए और बी का सेम डायरेक्शन में मूव करेगा एक, और दूसरा होगा देखो अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा। ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां पे को ट्रांसपोर्टर लिखना ठीक नहीं रहेगा, यहां पे लिख देते हैं मल्टी ट्रांसपोर्टर। तो मल्टी ट्रांसपोर्टर में दो वैरायटी आ जाएगी, एक हो गया तुम्हारा सेम डायरेक्शन में, एक हो गया अपोजिट डायरेक्शन। देखो ए को बाहर ट्रांसपोर्ट करेगा, बी को अंदर, तो देखो 3 तरह के वैरायटीज होगी। तो यदि सिंगल मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट एट अ टाइम कर रहा है तो वो कहलाएगा यूनिपोर्टर। अब दो मॉलिक्यूल का एक साथ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो कहलाता है मल्टी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, और इसमें यदि वो सेम डायरेक्शन में रेगुलेट कर रहा है ये कहलाएगा को ट्रांसपोर्टर, और यदि वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो कहलाएगा एंटीपोर्टर प्रोटीन कहलाएगा। ठीक है, सो ये है आपके सेंगर एंड निकोलसन कॉन्सेप्ट का मॉडल, और इस तरह से आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो कॉन्सेप्ट है पूरा व्हाइट बोर्ड में है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अपने नोट्स बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कभी भी कोई एग्जाम की कंपटीशन के लिए आप प्रिपेयर करते हैं तो आपके पास एक प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, वही आपको क्वालिफाई करा सकता है। ठीक है, तो चलिए ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम स्टार्ट करते हैं सेल वॉल, जो कि एक प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एक तरह का रिजिड स्ट्रक्चर होगा और ज्यादातर ये बना होता है सेल्यूलोज कंपोनेंट का। ठीक है, चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं इसको। चलिए इस वीडियो लेक्चर में सेकेंड हमारा जो टॉपिक है वो है सेल वॉल, और मैंने आपको बताया था कि सेल वॉल जो है वो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है किसमें, प्लांट में। बट ये मत सोचना कि सिर्फ प्लांट सेल में ही सेल वॉल प्रेजेंट होता है,
और भी कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। अब आपके एग्जाम में क्या आ सकता है, तो सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है, प्लस ये जो सेल वॉल है कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, ये जो पॉइंट है आपको फोकस करेंगे। तो आपके पीजीडी एग्जाम में दो चीजों को फोकस करते हैं, एक तो प्लांट में कौन कौन से सेल वॉल के कंपोजिशन होगा, और एक जो है वो फोकस करेंगे किसमें, एल्गीन। ठीक है, तो उन दोनों को हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले आप देखो कि सेल वॉल जो है प्लांट का आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है, और सेल वॉल मेनली इसका जो मेन कंपोनेंट है ना, क्या बोल रहा हूं मैं, मेन कंपोनेंट। तो सेल वॉल का मेन कंपोनेंट होता है तुम्हारा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है, तो सेल्यूलोज इज द एग्जांपल ऑफ होमोपॉलीसैकेराइड। ओके, सो ये हमारा होमोपॉलीसैकेराइड है, यही मेन कंपोजिशन है किसका, सेल वॉल का। तो सेल वॉल एक कैसा स्ट्रक्चर है, तो इट इज द नॉन लिविंग आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल। ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होगा, और प्लांट सेल का क्या होता है, आउटर कवरिंग होगा। प्लस ये कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बैक्टीरिया में, फंजाई में, एल्गी में और प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। तो चलो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, सेल लिख देता हूं। तो देखो बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी और प्लांट, इन सभी ऑर्गेनिज्म में ये प्रेजेंट होंगे। स्पेसिफिकली आप फोकस करना किसको, प्लांट को। अब ये देखो नीचे दो स्टार पॉइंट है, यही वो पॉइंट है जो आपके नीट एग्जाम में और पीजीटी बायोलॉजी एग्जाम में इसको कवर करते हैं। ठीक है, तो ये देखो, तो ये जो हमारा एल्गी है, दोनों में देखो कॉमन चीजें आपको दिख रहा होगा, सेल्यूलोज। तो मेन कंपोनेंट सेल्यूलोज है, चाहे वो प्लांट हो, एल्गी हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसमें सेल्यूलोज प्रेजेंट होगा। बट एल्गी में बाकी कंपोनेंट अलग है। देखो गैलेक्टिन्स, मैनन्स और कुछ अमाउंट में मिनरल प्रेजेंट होंगे। ये सभी मॉलिक्यूल मिलकर के क्या बनाते हैं, एल्गी का सेल वॉल कंपोजिशन को बनाता है। बट इन द केस ऑफ प्लांट सेल, द मेन कंपोनेंट इज द सेल्यूलोज एंड द अदर कंपोनेंट लाइक द हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन्स एंड सम या लिटिल अमाउंट ऑफ प्रोटीन भी इसमें कंपोजिट होगा, और क्या बनाएगा, प्लांट के सेल वॉल को बनाता है। तो ये जो मेन कंपोजिशन है, मैंने यहां पे पॉइंट मेंशन कर दिया है कि यही हमारा स्टार पॉइंट है, ये एग्जाम में आ सकता है, इसको आप फोकस करेंगे। ठीक है, साथ में देखो कि ये हमारा जो सेल वॉल है वो 2 या 3 सेल वॉल के लेयर हो सकते हैं। देखो प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, और ये हो जाएगा आपका टर्शरी सेल वॉल। ठीक है, सो प्राइमरी जो सेल वॉल होता है वो बहुत ही पतला होता है, थिन, और स्ट्रेचेबल नेचर का होता है, इलास्टिक होता है। यदि ये इलास्टिक है तो इसका जो मेन कंपोजिशन है वो क्या होगा, सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज होगा। देखो सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज इसका मेन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, और प्राइमरी सेल वॉल में ग्रोथ पॉसिबल है, इसीलिए कैपेबल टू दी ग्रोथ। बट इन द केस ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल लेयर, दे नॉट एबल टू ग्रो। तो यहां पे नॉट केपेबल टू ग्रो, ये नीचे पॉइंट लिखा है, ये हमारा स्टार पॉइंट है। आप चाहो तो इसको मेंशन कर लेना, स्टार पॉइंट। ठीक है, दूसरी बात, ये थिन और इलास्टिक था, तो ये हमारा जो सेकेंडरी है वो क्या है, रिजिड और टफ स्ट्रक्चर होता है। कंपोजिशन दोनों का सेम है, सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज का बना होता है, सेम कंपोजिशन, यहां पे याद करने की जरूरत नहीं है। ये सभी लेयर्स में प्रेजेंट होंगे, सभी सेल में प्रेजेंट होंगे, मगर मेरिस्टेमेटिक जो सेल होते हैं उसमें सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होगा, और इनमें ग्रोथ कैपेबिलिटी जो है वो नहीं होती। ठीक है, बट दूसरे कंडीशन की हम बात करें टर्शरी का, तो टर्शरी सेल वॉल उसी में प्रेजेंट होगा, स्पेसिफिकली फॉर एग्जांपल ओनली प्रेजेंट इन द ट्रैकेट्स ऑफ जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। ट्रैकेट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके लिए यहां पे कैपिलरी की रिक्वायरमेंट होगी, और वो कैपिलरी कौन बनाता है, टर्शरी सेल वॉल बनाता है, कुछ ही स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा। और ये बनता किससे है, तो हेमीसेल्यूलोज और जाइलन, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है जिससे मिलके बनता है। तो इसका कंपोजिशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कंपोजिशन आपको मेंशन करना पड़ेगा। ये देखो स्ट्रक्चर, सेल वॉल के बारे में अपन को देखना है, तो प्लांट सेल की बात कर लेते हैं। तो प्लांट सेल का सबसे आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर जो है वो है प्राइमरी सेल वॉल, ये वाला प्राइमरी सेल वॉल। उसके बाद में उसके इनर साइड में एक और लेयर होगा जो कि है हमारा सेकेंडरी सेल वॉल, जो कि टफ और रिजिड स्ट्रक्चर बनाता है, और उसके अंदर जाएंगे तब वो मिलेगा हमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यहां पे मिलेगा तुमको साइटोसॉल। इसी
सेल वॉल के कारण जब प्लांट में सेल डिवीजन होता है तो एनेस्ट्रल टाइप ऑफ सेल डिवीजन होगा, और इस टाइप के सेल डिवीजन में ना तो सेंट्रियोल प्रेजेंट होगा और ना ही वहां पे क्लीवेज फ्यूरो का फॉर्मेशन होता है। यहां पे बनता क्या है, यहां पे सेल वॉल के कारण सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा और दो सेल एक दूसरे से क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो ये तो ओवरऑल रहा आपके सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने कॉपी में नोट करेंगे, स्टार पॉइंट। उसके बाद नीट का एक क्वेश्चन है जो मुझे याद आया तो मैं यहां पे मेंशन कर दिया हूं कि सेल वॉल का जो मटेरियल होता है, मटेरियल मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं जिससे सेल वॉल बनता है, वो एक्चुअली सिंथेसाइज होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, जिसको हम डिक्टियोसोम के नाम से भी जानते हैं। इट इज दिस साइट वेयर सेल वॉल मटेरियल आर प्रोड्यूस्ड। बट इसका जो मेन कंपोनेंट बोलेंगे कौन है, सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज बनता है कहां पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। सेल्यूलोज का फॉर्मेशन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, और सेल्यूलोज को छोड़ के जितने भी मॉलिक्यूल्स दिखेंगे आपको, ये सभी चीजें कहां बनता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में या फिर डिक्टियोसोम में। ठीक है, तो ये बहुत ही स्टार पॉइंट पोर्शन हम बोल सकते हैं, क्योंकि नीट एग्जाम में ये कई बार आ चुका है और आपके पीजीटी एग्जाम में तो आएगा ही, ये डैम श्योर है। ठीक है, तो ये ओवरऑल पॉइंट्स आपको कवर करना है। अब जब सेल वॉल की स्टडी करते हैं तो दो टर्म्स हमारे बीच में आता है, एक तो तुम्हारा मिडिल लैमेला, एक पोर्शन हो जाएगा मिडिल लैमेला, और दूसरा पोर्शन है प्लाज्मोडेस्माटा। तो आप जब प्लांट में मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि एक सेल से दूसरे सेल में, ये देखो, एक सेल से दूसरे सेल में जब मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है तो इन दोनों के बीच में जो कैपिलरी है, कनेक्शन है, यही कनेक्शन क्या कहलाता है, प्लाज्मोडेस्माटा। यहां पे लिखा हुआ देखो, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन द टू एडजेसेंट प्लांट सेल। दो प्लांट सेल के बीच में जो एक कैपिलरी फॉर्म होगा जिससे मॉलिक्यूल जो है ट्रांसपोर्ट होता है, वो कहलाता है प्लाज्मोडेस्माटा। इसमें मैं आपको बताऊंगा जब ट्रांसपोर्ट पढ़ाऊंगा तो, कि जितने भी तुम्हारे ट्रांसपोर्टर सेल्स होते हैं प्लांट सेल, उनमें जो प्लाज्मोडेस्माटा है वो वन साइड या टू साइड प्रेजेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो इसको मैं बाद में कवर करूंगा, यहां पे बस इतना ही जानो। और ये मिडिल लैमेला क्या है, तो देखो, ये एक सेल का सेल वॉल, ये दूसरे सेल का सेल वॉल, और दोनों के बीच में ये सेल प्रेजेंट है, आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है सेल वॉल। तो इनके बीच में ये देखो, कॉमन लेयर बिटवीन दी सेल, दो सेल के बीच में जो कॉमन लेयर है, इसी कॉमन लेयर को हम क्या कहते हैं, मिडिल लैमेला कहते हैं, और ये बना होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट से मिलकर के बना होगा। दोनों पॉइंट जो है कभी कभी कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चंस में आते हैं, तो मैंने आपको इसमें यहां पे मेंशन कर दिया, और ये हमारा कंप्लीट डिटेल है आपके सेल वॉल का। तो चलिए, इसमें क्या क्या चीजें हैं जिसको आपको कवर करना है। तो भाई सबसे पहले तो तुम्हारा नॉन लिविंग आउटर कवरिंग है हमारा सेल वॉल। बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा। एल्गी में तुम्हारा सेलुलोज, गैलेक्टिन, मैनन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट होंगे, मगर प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन का बना होता है। तीन तरह के लेयर मिलेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी थिन और इलास्टिक है, सेकेंडरी रिजिड और रिजिड वॉल एंड टफ वॉल कहलाता है। ये बना है सेलुलोज एंड हेमिसेलुलोज से, ये भी सेम कंपोनेंट से बना है। इसमें कैपेबल ऑफ ग्रोथ इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे तो ये ट्रैकिट्स, जिम्नोस्पर्मिक जो ट्रैकिट्स होते हैं उसी में प्रेजेंट होगा, और ये बना होगा हेमिसेलुलोज और जाइलन से। आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर जो होता है वो प्राइमरी है, उसके नीचे में सेकेंडरी, उसके नीचे में आपको क्या मिलेगा, ये आपके साइटोसॉल के ऊपर में क्या मिलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा। ठीक है, तो ये कंपोनेंट कवर हो गया। अब उसके बाद ये मिडिल लैमेला क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, ये आपको क्लियर करा चुका हूं। जो सेल वॉल के मटेरियल्स होते हैं वो बनते क्या है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में या फिर डिक्टियोसोम, और इसका जो मेन कंपोनेंट है सेलुलोज, वो बनता है कहां पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक, सो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। चलिए आगे डिस्कस करेंगे ऑर्गेनेल्स के बारे में। ओके, सो आज के वीडियो लेक्चर का ही हमारा तीसरा पॉइंट है जो कि है सेल ऑर्गेनेल। तो सबसे पहले यही क्लियर कर लेते हैं कि सेल ऑर्गेनेल होता क्या है। तो हमारे सेल में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं स्पेसिफिकली, यदि वो मेटाबॉलिकली, ना क्या बोलो मैं, मेटाबॉलिकली यदि ये एक्टिव है तो उस मेटाबॉलिकली एक्टिव कंपार्टमेंट को हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप मेंशन करना। अब देखो,
हमारे सेल ऑर्गेनेल में बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनेल की स्टडी करेंगे, बस इसमें हम क्या करेंगे, हम डिटेल स्टडी करेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये क्या होता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? तो भाई एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मतलब कि यहां पे जब ऐसा कंडीशन बने कि हमारे सेल में मोर देन वन ऑर्गेनेल जब कोऑर्डिनेटेड कोऑर्डिनेटेड मतलब कि मिल करके जब काम करते हैं, कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में फंक्शन को रेगुलेट करेंगे तो उसको हम बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और एक क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट को इंक्लूड किया गया है। तो 4 ऑर्गेनेल को हमने इंक्लूड किया है। सबसे पहला आपका है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकेंड नंबर पे है आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स जिसको हम बोलते हो गोल्जी बॉडीज, उसके बाद में थर्ड नंबर पे है आपका लाइसोसोम और फोर्थ नंबर में है आपका वैक्यूल। तो ये 4 ऑर्गेनेल जो है एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में अपना फंक्शंस रेगुलेट करता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, सो यहां पे देखो, यहां पे जब इसके फंक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले यहां पे देख लेना कि ये देखो, ये हमारा जो पोर वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है एन, ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से जो रिबन लाइक है ना, फ्लैटेड ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है वही हमारा क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये मान लो ये पूरा मेरा व्हाइट बोर्ड जो है मेरा सेल है, साइटोसॉल है, ये पूरा कौन है, ये मान लो साइटोसॉल है। तो ये साइटोसॉलिक रीजन है, इन सब को डिफरेंशिएट करके लुमिनल पार्ट बनाता है। देखो ये कहलाता है लुमिनल पार्ट, ये क्या कहलाएगा, इसके अंदर वाला पोर्शन कहलाता है लुमिनल पार्ट। और साइटोसॉल में जो नेचर होता है वो कैसा होगा, रिडक्शनल। ठीक है, ये नेचर कैसा है, रिडक्शनल। और लुमिनल पार्ट में कैसा होता है, ऑक्सीडाइजिंग। ये कैसा एटमॉस्फेयर है, ऑक्सीडाइजिंग, जहां पे किसी भी मॉलिक्यूल का प्रोटीन का डिग्रेडेशन नहीं होता। बट यदि हम बात करेंगे साइटोसॉल का, यस, यहां पे यदि प्रोटीन लॉन्ग टाइम तक यदि यहां पे रहता है तो मे भी पॉसिबिलिटी बनती है कि उसका क्या हो सकता है, यहां पे डिग्रेडेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट को यहां पे मेंशन करना। चलिए, अब यहां पे क्या हो रहा है कि ये जो हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, इसमें से सबसे पहले हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एक ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लैटेड होता है और नियर टू द न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, बट दे आर एक्सटेंडेड इनटू द होल साइटोप्लाज्म। पूरे साइटोप्लाज्म में हर एरिया में इसका नेटवर्क बना होता है, पूरी तरफ ये फैला हुआ होगा। ठीक है, ये देखो इस स्ट्रक्चर में आपको दो चीजें बहुत स्पेसिफिक दिखेगा। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में देखो ये ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, ये ऐसा। ये जो ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है जो कि मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल कहलाता है। और ये मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल का नाम क्या है, तो ये ब्लैक कलर का जो आपको मेंशन हो रहा है, ये कौन है, राइबोसोम है। तो कुछ ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो कहलाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। मगर जिनमें देखो यहां पे ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनमें राइबोसोम एब्सेंट होंगे वो कहलाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो यहां से एक पॉइंट डिफाइन होता है कि हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक आपका रफ टाइप, एक हो जाएगा आपका स्मूथ टाइप। तो एग्जाम में एक तो ये पूछेगा कि जिनमें राइबोसोम प्रेजेंट है वो रफ, जिनमें राइबोसोम एब्सेंट है वो क्या कहलाएगा, स्मूथ। बट मेन जो एग्जाम में फोकस करते हैं इसके फंक्शन से आता है। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या है, राइबोसोम। और राइबोसोम में मतलब ये क्या करता है, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। ये जो है वो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा। मगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कभी भी प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो क्या करता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसके दो काम दोनों एग्जाम में आ चुके हैं। सबसे पहला काम तो ये कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड का बनता है, प्रोसेस होता है, लिपिड बायोसिंथेसिस कहलाता है ये। तो यहां पे लिपिड का बायोसिंथेसिस होगा, पहला पॉइंट। और दूसरा, कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें स्टोरेज होता है, किसका, कैल्शियम। तो यहां पे देखो ये कैल्शियम का स्टोरेज होगा, और जब ये कैल्शियम का स्टोरेज करता है
तो इसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक, क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है व्हेन दे स्टोर द कैल्शियम इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, तो यहां पे देखो जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके दो टाइप्स, रफ एंड स्मूथ। रफ के पास राइबोसोम है, क्या बनाता है, प्रोटीन। स्मूथ के पास राइबोसोम नहीं है, प्रोटीन नहीं बनाएगा, प्लस ये क्या करता है, लिपिड का बायोसिंथेसिस करेगा और कैल्शियम के स्टोरेज करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया फंक्शन के बारे में बात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। मगर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वो तीन चीजों से मिलकर बनता है, क्या क्या, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये इसका स्ट्रक्चर है। जो सिंपल सा ट्यूब जैसा दिखेगा वो कहलाता है सिस्टर्नी, ये क्या कहलाता है, सिस्टर्नी कहलाता है। तो ये देखो ये सिस्टर्नी हो गया, मतलब अनब्रांच फ्लैटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो सिस्टर्नी कहलाएगा, और ऐसा स्ट्रक्चर हो ब्रांच जैसा, ये देखो ऐसा, तो ये कहलाता है तुम्हारा ट्यूब्यूल, ये क्या कहलाएगा, ट्यूब्यूल कहलाएगा। तो एक हो गया सिस्टर्नी, दूसरा हो गया आपका ट्यूब्यूल जो कि ब्रांच होगा और अनऑर्गेनाइज होगा, किसी भी शेप में हो सकता है, फ्लैट नहीं होता, वो कहलाता है ट्यूब्यूल। और थर्ड पॉइंट पे जो राउंड शेप में दिख रही है, देखो राउंड शेप, ये राउंड शेप में जो है वो क्या कहलाता है, वेसाइकल कहलाता है। So endoplasmic reticulum made up of 3 component, one is the cisternae, tubules and vesicle, और ये तीनों सेम कंपोनेंट आपके गोल्जी बॉडी में भी प्रेजेंट होंगे। मतलब ये कि गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर दोनों सेम है, यहां पे डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। बट इन दैट केस दोनों में यदि हम डिफरेंस की बात करेंगे तो एक पॉइंट आप याद रखना कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है पूरे सेल के साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहता है, बिखरा हुआ होता है, मगर जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो लोकलाइज्ड है, किसी पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट होगा, पूरे एरिया में प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात, ये एक डिफरेंस हो गया। दूसरी बात ये कि जो हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है वो मिडिल मैन कहलाता है। मिडिल मैन मतलब कि ये ऑलवेज प्रेजेंट एट द नियर बाई टू द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के आसपास में प्रेजेंट होगा, कहीं भी प्रेजेंट होगा ऐसी वाली बात नहीं। बस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो पूरे सेल में स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहां पे बात आती है कि सेम कंडीशन आपके कहां पे है, गोल्जी बॉडी में। गोल्जी बॉडी का क्या काम है भाई, तो ये तो कहलाता है, सबसे पहले देखो, यदि गोल्जी बॉडी इधर चेहरा करके रखा है तो मैंने लास्ट टाइम वीडियो में बताया था कि इसको हम बोलते हैं सिस गोल्गी, और अपोजिट है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस गोल्गी। तो सिस और ट्रांस गोल्गी काम क्या है कि यहां से जो भी मॉलिक्यूल मैच्योर होके आता है वो वेसाइकल के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, कहां जाएगा, सिस गोल्गी। मतलब सिस गोल्गी ये वेसाइकल को एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करके ट्रांसफर कर देगा किसको, ट्रांस गोल्गी को। अब गोल्जी बॉडी क्या करता है, टारगेट करता है। अब मान लो ये प्रोटीन है, अब इस प्रोटीन को कहां जाना है, सेल के बाहर, तो ये जो गोल्जी बॉडी है वो टारगेट करेगा, कहां भेजूं, तो वो टारगेट में उसको क्या करता है, सेंड करता है, भेजता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मिडिल मैन ऑफ सेल बोलते हैं। ये मॉलिक्यूल को टारगेटिंग और ट्रैफिकिंग कराता है, इस मॉलिक्यूल को उसके टारगेट तक क्या करता है, ट्रांसफर कराता है। तो ये गोल्जी बॉडी का काम है। इस जो कॉम्प्लेक्स का नाम देखो, गोल्जी बॉडी जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है कैमिलो गोल्गी, उन्होंने फर्स्ट टाइम एक स्ट्रेन्ड रिबन लाइक स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया था, और यही स्ट्रक्चर को हमने बाद में कहा गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी का भी काम जो है इसी के जैसा है, बट इसके फंक्शंस की बात करोगे तो देखो, सबसे पहला फंक्शन तो ये क्या है, ये मिडिल मैन है, मिडिल मैन ऑफ सेल है, किसी चीज को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिसीव करेगा और आगे ट्रांसफर करेगा, कैरियर, मीडिएटर। दूसरी बात, यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन बोलते हैं। जब प्रोटीन में तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट अटैच हो जाएगा तो वो कहलाता है ग्लाइकोप्रोटीन। ये क्या कहलाता है, ग्लाइकोप्रोटीन कहलाता है। और जब ये लिपिड में तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा तो ये कहलाता है ग्लाइकोलिपिड कहलाता है, ग्लाइकोलिपिड कहलाता है। तो एग्जाम में 2 क्वेश्चन आए हैं, ग्लाइकोसाइलेशन कहां होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन कहां बनते हैं, तो गोल्जी
कॉम्प्लेक्स में। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में इसका क्या होता है, सिंथेसिस या फिर फॉर्मेशन होता है, दोनों पॉइंट को याद रखेंगे। प्लस ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स मैंने आपको बताया था कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स में ही सेल वॉल के मटेरियल का फॉर्मेशन होता है। जो सेल वॉल के मटेरियल होते हैं वो यहीं पे सिंथेसाइज होते हैं, इसीलिए ये हमारे लिए मोस्ट एसेंशियल ऑर्गेनेल है। प्लस ये प्रोटीन के मैचुरेशन के लिए, प्रोटीन के मैचुरेशन के लिए अलग अलग पीएच प्रोवाइड करता है। मतलब गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो ये पार्ट है उसमें अलग अलग पीएच होते हैं, जिसमें प्रोटीन जाने के बाद इसमें मैचुरेशन होगा, ग्लाइकोसाइलेशन होगा। अब कंप्लीट मैचुरेशन के बाद जो प्रोटीन है वो टारगेट में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये रहा गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात। तो याद रखना, यदि आपको एग्जाम में पूछा जाए कि जो प्रोटीन का मैचुरेशन है या उसका डेवलपमेंट है वो कहां होता है, तो साइटोसोल में प्रोटीन के बनने के बाद वो ट्रांसफर होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस गोल्जी बॉडी दोनों मिलकर के प्रोटीन का क्या कराते हैं, मैचुरेशन को कंप्लीट कराते हैं। मगर डाइसल्फाइड बॉन्ड, प्रोटीन में जो फोल्डिंग होती है वो कहां होता है, तो प्रोटीन की जो फोल्डिंग है, देखो यहां पे लिख देता हूं मैं, फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, ये जो फोल्डिंग है वो कहां होगा, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन भी आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा। तो यहां पे देखो फंक्शन क्या क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसिस होगा, प्रोटीन की फोल्डिंग मतलब कि मैचुरेशन स्टार्ट हो जाएगा। मगर कंप्लीट मैचुरेशन कहां होता है, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कंप्लीट मैचुरेशन होता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि गोल्जी बॉडी कहां से बनता है, किससे बनता है, तो गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल, ये सभी का ओरिजिन कहां से होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अब क्वेश्चन दूसरा आ सकता है कि ये जो लाइसोसोम और वैक्यूल्स होते हैं इनका फॉर्मेशन कहां से होता है, तो इन दोनों का फॉर्मेशन कहां से होगा, गोल्जी बॉडी से। एक्चुअल में होता यहां से है, बट डायरेक्ट बोलेंगे तो हमारे गोल्जी बॉडी से फॉर्मेशन होगा। तो इससे भी आपका क्वेश्चन जो है आ सकता है, चाहे आप बात करें पीजीडी का, चाहे आप बात करें नीट एग्जाम का। ठीक है, तो ये हो गया ओवरऑल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये हो गया आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स। दोनों के हमने देख लिए फंक्शंस और डायग्राम। ये जो तीन चीजें, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल और वेसाइकल, वो आपके गोल्जी कॉम्प्लेक्स में भी प्रेजेंट होता है। दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है, कोई नया चीज उसमें नहीं है। बस आपको फंक्शन को मेंशन करना है। एग्जाम में फंक्शन बेसिस क्वेश्चन आता है आपके ऑर्गेनेल से। अब लाइसोसोम की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग। ये हमारा क्या कहलाता है, एक तरह का सुसाइडल बैग कहलाता है। क्यों, क्योंकि इसमें जितने भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम्स होते हैं वो लाइसोसोम में प्रेजेंट होगा। एक तरह से सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है और इसमें एक स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन होता है जिसका नाम है H+ एटीपेज। ये H+ एटीपेज क्या करता है, तो ये क्या करेगा, साइटोसोल से हाई कंसंट्रेशन ऑफ H+ को कहां ले जाता है, सेल के अंदर। अब जब सेल के इस लाइसोसोम के अंदर में क्या है, H+ का कंसंट्रेशन बढ़ गया, मतलब ये क्या हो गया, एसिडिक। और एसिडिक कंडीशन में कौन एक्टिवेट हो जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा, फिर हमारे सेल में जो भी अनवांटेड मटेरियल है, या हम डेवलपमेंटल प्रोसेस की बात करेंगे तो टेडपोल लार्वा के बारे में आप जानते होंगे। जो फ्रॉग्स होते हैं, मेढक होते हैं, फ्रॉग्स में जो टेडपोल लार्वा होता है उसका पुंछ होता है, टेल होता है। उस टेल को भी डिग्रेड करने के लिए हमारे लाइसोसोम की रिक्वायरमेंट होती है। लाइसोसोम थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है, लाइसोसोम। ठीक है, तो लाइसोसोम में हमारा डेवलपमेंटल प्रोसेस होगा जिसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। और दूसरी बात, इनमें जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो अनवांटेड मटेरियल को डिग्रेड करके आपके बॉडी से क्या कर देता है, एक्सक्रीट कर देता है। इसका जो पीएच है वो लगभग पीएच 5 तक होता है। 5 है मतलब वो क्या कहलाएगा, अर्ली लाइसोसोम कहलाएगा। और पीएच और भी ज्यादा कम हो जाता है, वो कहलाता है लेट लाइसोसोम, जिसमें बहुत ज्यादा पीएच होने के कारण हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एक्टिवेट होगा और ये ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल को क्या करेगा, डिग्रेड करता है। मतलब ये सिंपल भाषा में बोलूं तो ये मशीन है क्या करने का, डिग्रेड करने का। जो भी हमारे बॉडी में हमारे काम का नहीं है उसको हम यहां पे डाल देते हैं, ये डिग्रेड करेगा, बॉडी से बाहर निकाल देगा। अब ऐसा ही देखो, इसी वेसाइकल से बना है तुम्हारा लाइसोसोम, इसी वेसाइकल से क्या बना है तुम्हारा वैक्यूल्स।
तो वैक्यूल्स एक तरह का शेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एयर भरा होता है, एयर भरा होगा, वाटर भरा होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इसमें भरे हुए होते हैं। जो भी हमारे लिए अनवांटेड मटेरियल है या एक्स्ट्रा जो मटेरियल होगा वो वैक्यूल में जाके क्या हो जाता है, स्टोर। एक तरह से क्या है, स्टोरेज वाला ऑर्गेनेल है जो मटेरियल को क्या करता है, स्टोर करता है। मगर यही जो वैक्यूल है वो ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। ऑस्मो रेगुलेशन में भी क्या करेगा, हेल्प करेगा। किसमें? तो हम बात करते हैं अमीबा। अमीबा में ये ऑस्मो रेगुलेशन करता है। कैसे? तो ये देखो, ये अमीबा कहां रहता है, सी लेवल पे रहता है, समुद्र में रहता है, और इनके बॉडी सरफेस में बहुत सारे क्या होते हैं, ये देखो, ये बहुत सारे स्ट्रक्चर है जो वैक्यूल है। जब भी यहां पे वाटर के लेवल को मेंटेन करना है, यदि हाई वाटर लेवल हो गया, बाहर निकाल दिया वाटर लेवल को, सॉल्ट को, आयन कंसंट्रेशन को। जब भी इसको आयन कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट है या सॉल्ट की रिक्वायरमेंट है, तो ये सी लेवल से क्या करता है, यहां पे एब्जॉर्ब कर लेता है। तो देखो, ये ऑस्मोसिस को रेगुलेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। एंड ऑस्मो रेगुलेशन इज कंट्रोल्ड बाय वैक्यूल्स। इस वैक्यूल को क्या बोलते हैं, एमोबॉइडल वैक्यूल के नाम से भी जानते हैं, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में भी काम आएगा। दूसरी बात, ये जो अनवांटेड मटेरियल है, वाटर है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है और शेप है ना, इन सभी को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। एक तरह से स्टोरेज क्या है, ऑर्गेनेल है। तो ये पूरा जो सिस्टम है एक साथ रेगुलेट होता है, और इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। मेन आपके एग्जाम में फोकस करते हैं फंक्शंस को, इसीलिए इन सभी के फंक्शंस को आप अच्छे से स्टडी करेंगे। इसके दो फंक्शन याद रखना कि जो भी मॉलिक्यूल है उसको डिग्रेड करने के काम आता है, डिग्रेड करेगा, प्लस ये ऑटोलाइसिस क्या करता है, ये ऑटोलाइसिस करता है। मतलब मान के चलो, यदि मेरा एक सेल है जो डैमेज हो चुका है, इसकी एज हो चुकी है, अब इसको मारना है ना, तो इस सेल को डिग्रेड करने के लिए मैं मैसेज ट्रांसफर होगा क्या, जो हमारा लाइसोसोम है वो अपने आप कहा जाएगा, बस्ट हो जाएगा। बस्ट होने से पूरे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सेल में आएंगे और सेल को क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा। दूसरी बात, एक और फंक्शन है इसका जिसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस कहते हैं इस कंडीशन में जो टेडपोल लार्वा है उसका टेल होता है, ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस कंडीशन, जब वो लार्वा से एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो उसका जो पुंछ होता है, ये टेल जो है वो क्या हो जाएगा, लाइसिस होता है। इस लाइसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कहां से मिलता है, लाइसोसोम से मिलता है। और यहां जो प्रोटीन काम आता है वो है कैटेप्सिन। यहां पे जो प्रोटीन है वो क्या नाम है इसका, कैटेप्सिन या कैथरीन प्रोटीन्स होते हैं, जो इसको क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए। ठीक है, सो ये आपका ओवरऑल रहा आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने डिटेल स्टडी किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, आपके गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में, और लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स के बारे में। ठीक है, तो जो पॉइंट मैंने आपको बताया है बस इतना मान के चलो कि यही पॉइंट्स आपके एग्जाम में आएगा। ऐसा मान के चलोगे तभी आप एग्जाम को क्रैक करोगे। दूसरी बात, आपको मेरी बातों को कभी कभी थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा, और एक बात हमेशा याद रखना कि यदि आपको सक्सेस होना है तो इस पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लो। ना तो किसी के लिए भागो और ना ही किसी के लिए रुको, हमेशा तुम कांस्टेंट चलते रहो। सक्सेस तुमको आज नहीं तो कल मिलेगा, बट यदि किसी के लिए अपने वे को तुम चेंज करते हो तो डैम श्योर तुम सक्सेस नहीं पा पाओगे। ठीक है, सो चलिए, यही हमारा वीडियो लेक्चर था आज का। बाकी पोर्शन को हम कल कंप्लीट करेंगे दूसरे वीडियो लेक्चर में। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा जो भी हमारे एस्पिरेंट है जो कि पीजीटी एंड नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उनको हमारा लिंक जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।